अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान को कहेंगे, राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। यकीनन आज आपने तमाम तर अपने दिन को भरपूर बनाने की तैयारी कर रखी होगी। उसमें हम कुछ भी नहीं, सिर्फ एडिशन करने आए हैं कुछ अच्छे से कलरफुल सेगमेंट्स लेके, ताकि आपका दिन बहुत ही अमेजिंग हो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सबीन। वालेकुम अस्सलाम रबैका, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जब सुबह हमने सेगमेंट्स अपने डिस्कस किए तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखूँ तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपने दिन, जैसे आपने बताया, प्लान नहीं किया होता। उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने क्या करना है सारा दिन। लोगों ने भी आंखें खोली होती हैं, ऑफिस से रूटीन के काम चल रहे होते हैं, लेकिन उन रूटीन के कामों को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से उनको अच्छा किया जा सकता है, वो हम मूड आपका खुशगवार करेंगे। मूड पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ऐसा है रबैका, मेरे तो मूड पे बहुत चीज़ें डिपेंड कर रही होती है, पूरा दिन मेरा उस पर डिपेंड कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि आपको पता है कि आज जो किड्स सेगमेंट में है, अली जो है, मोहम्मद अली, वो हमें कुछ एयरक्राफ्ट्स के बारे में बताएंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी। उसकी वजह से ये थी कि मैं हमेशा से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा पुअर फील करते हैं या लेजी फील करते हैं कि अच्छा ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, मुश्किल है। लेकिन मैं जब अली से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से, जो उसका नॉलेज है और जिस तरह से अली बात कर रहे थे। तो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ अली के सेगमेंट, जो हमारा किड सेगमेंट है। और उसी के साथ साथ गुड न्यूज़ में हमारा साथ देंगी तैयबा आएंगी 3 अच्छी खबरों के साथ। और वो कुछ डिस्कस कर रही थी कि उनकी कुछ बड़ी फेवरेट आज 3 न्यूज़ में से एक न्यूज़ है। वो कौन सी न्यूज़ है वो तो पता नहीं, वो तो हमें तैयबा ही बताएंगी। वो हम थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस तो क्रिएट करना चाहिए ना हमें। तो रबैका और तैयबा जो है वो सस्पेंस वाली न्यूज़ हमारे लिए लेकर आएंगी। ऐसे ही रबैका गुड न्यूज़ लेकर आएंगी। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे साथ होंगे ट्रेनर काशिफ। एज यूजुअल आपको बताएंगे कि किस तरह से अपने फिटनेस पे काम किया जा सकता है और कौन सा वर्कआउट है आज। उन्होंने कहा है सरप्राइज। उन्होंने भी कहा सरप्राइज। वो कहते हैं हर चीज राइजिंग पाकिस्तान में आज तो सरप्राइज ही सरप्राइज है जनाब। एक्चुअली वो पता है क्या हुआ कि मैं काशिफ से कुछ टिप्स लेने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने कहा ये हुआ, ये फिर मेरे थोड़ा सा डिसएग्री हो गई मैं उनसे। मैंने कहा नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि काशिफ ये इस तरह से करनी चाहिए चीज़। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर सरप्राइज है, आज आपको बताएंगे हम कि आज हम क्या वर्कआउट करने जा रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे साथ अमारा रूही मौजूद होंगी और अमारा आज जो है वो बुलिंग पे बात करेंगी। मैं ये बताएंगी बुलिंग होती क्या है, लेकिन उसके साथ बुलिंग का कौन सा एस्पेक्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा हमें बताएंगे हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में। इसी के साथ सबीना आपको बताते चले कि तौसीक साहब और हमारे ये जो ऑरेंज सोफा, उसके मेन गेस्ट नजीबुल्ला अंजुम जो है वो आज हमारा साथ देंगे इस सोफे पे। जिस तरह आप जानते हैं कि उनका जो काम है वो बहुत वसी है और पाकिस्तान जो है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न पेशावर सेंटर से जो है उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया। बिल्कुल, पेशावर से उनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ उनकी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं और इसके साथ साथ पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में जाने माने एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। उनसे गपशप होगी हमारे आज के गेस्ट सेगमेंट में। और सभी एक और चीज़ में देखते हैं, आपने ये जो जोड़ा पहना हुआ है, इसका दुपट्टा इतना खूबसूरत है। अच्छा। और वो रंग इतने अच्छे लग रहे हैं ना, पिंक और ग्रीन। क्योंकि मुझे लगता है कलर्स जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत इन्हेंस करते हैं और आपके मूड को बहुत, जिस तरह आप अभी बात कर रही थी ना, ये मूड जो है वो अच्छा हो तो तमाम तर चीज़ें अच्छी होती हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि जो डार्क कलर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उनका मूड पे, मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी भी करती है रबैका, कि कौन सा कलर किसको। कुछ लोगों को लाइट कलर्स बहुत पसंद होते हैं, रंग सारे प्यारे होते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को कौन से कलर्स जो है वो सूट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। लेकिन सुबह सुबह जब आप देखते हैं जो डार्क कलर्स होते हैं, थोड़ी सी, जिस आपने बताया दुपट्टा का थोड़ा सा पिंक, ग्रीन, और ये कलर्स जब ऐड हो जाते हैं तो ये बहुत एक अच्छी सी आपको वाइब्स देने लग जाते हैं। अच्छा, मैं खुद भी अगर बात करूं तो मुझे थोड़ा सा इस हवाले से मैं कॉन्शियस रहती हूँ ज़मीन के, मुझे जो है वो तेज़ रंग पहनना ना, मैं बहुत ही डरती हूँ, बहुत घबराती हूँ कि मुझे डेफिनेटली हमारे देखने वालों में से बहुत से लोग एग्री कर रहे होंगे कि हाँ, कुछ तेज़ रंग ऐसे होते हैं जो पहनने से पहले आप ना ज़रा कॉन्शियस होते हैं कि तेज़ रंग कैसे पहने, लेकिन मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। समटाइम आप बहुत डार्क कलर्स पहनते हैं तो आपको लगता है कि आज दिन कुछ बेहतरीन होने वाला है। एग्जैक्टली। नो रबैका, आप कितना अवॉइड करती हैं डार्क कलर्स, और इवन हम आपको बहुत पुश भी कर रहे थे रबैका, नहीं ये कलर पहने, रेड पहने, डार्क पिंक पहने, ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन आपको होता है कि नहीं ये मैंने कलर नहीं पहना। लेकिन इट्स ओके, हम आहिस्ता आपको इस ट्रैक पे लेके आ रहे हैं और लेके आते रहेंगे, क्योंकि रंग सारे प्यारे होते हैं। मुझे लगता है कि मिक्स एंड मैच करके हमें सारे जो है रंग्स पहनने चाहिए, कलर्स जो हैं वो पहनने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा रबैका मुझे एक चीज़ और भी ये लगती है कि शायद
सीज़न का भी बहुत ज़्यादा असर होता है कि गर्मियों में कहा जाता है कि जो डार्क कलर्स होते हैं, जिस तरह से रेड हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, ये कलर्स बहुत ज़्यादा सूट कर रहे होते हैं। ये थोड़े से खिलखिलाते हुए कलर्स होते हैं, फ्रेशनेस की जो है एक है ना, वो आपको वाइब देने लग जाते हैं। कलर्स जो हाँ। है वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा असरअंदाज करते हैं, खासतौर पे आपको आपका जो हाँ। मूड है वो चेंज कर देता है। अभी हमें लेना है छोटा सा ब्रेक के बाद जो है अली किड्स सेगमेंट में हमारा साथ देंगे। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम बढ़ने जा रहे हैं अपने बहुत ही अमेजिंग सेगमेंट की जानिब। इसे किड सेगमेंट नहीं कहूँगी मैं, अमेजिंग सेगमेंट कहूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हमारे पास आ जाते हैं जो बहुत ही कुछ वो कहते हैं ना कि हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जो हम सिर्फ सोचा करते थे और किताबें में पढ़ा करते थे और कहते थे कौन से बच्चे होंगे जो ये सब कुछ कर सकते हैं। वैसे ही बच्चे होते हैं, जैसा एक प्यारा सा बच्चा, टैलेंटेड सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आई एम डूइंग वेरी वेल। अली, आज आप ये जो अपने साथ कुछ लेकर आए हैं, ये कहाँ की सैर करवाने जा रहे हैं आज आप हमें? अब तो बस जहाज़ों पे ही उड़ेंगे हम। जहाज़ों पे उड़ेंगे। आई थिंक आज आपका टॉपिक भी कुछ एयरक्राफ्ट से, यस, एयरक्राफ्ट। सो ये आप फिर बताइए क्या है जी? तो मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री पे लेकर जाता हूँ, जहाज़ की हिस्ट्री पे। तो अगर आप इस वाले को देखें, हाँ। अब समझें आप इस प्रोपेलर को और इस टायर्स को निकाल दें, है ना? ठीक है। वो सबसे पहला एयरक्राफ्ट था। इसके और व्हील्स के बगैर? जी। ओके। इट डिडंट हैव अ प्रोपेलर, उसके बाद प्रोपेलर नहीं था। और उन्होंने जब राइट ब्रदर्स ने ना 19 दिसंबर 1903 में पहली फ्लाइट ली थी, और ये पहला एयरक्राफ्ट था जो was heavier than air. Was heavier than air because before that they used balloons and that, but this was heavier than air. ठीक है, क्योंकि इसका जो इक्विपमेंट है जो Yes. इस्तेमाल हुआ था वो हैवी है। Yes. And then when they launched it for the first time, it went for 12 seconds in the air and it all 120 feet. It crossed 120 feet. ओके। And they kept on trying. और फिर उनकी चौथी को पे, fourth, it went for 825 feet बिल्कुल। on the fourth go. अच्छा। So that's when they got an idea that what if we add a propeller to it, like an किस engine to तरह- it, जी। and that started this. तो अभी हम आएंगे ना इस पे अच्छा। ज़्यादा एडवांस, लाइक अब इन सालों के ना, अब मैं इसको ज़रा अब अली जो है वो मुझे आसान करके बताएंगे, कह रहे हैं कि रिबेका को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हाँ, ये है, मेरे लिए इजी वर्ड्स यूज करेंगे। ये है हाँ। F-16। ये है F-16, ठीक है। अब मैं इसको आराम से पकड़ूं कि सारे फोकस कर लें। तो हर एक प्लेन के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एयर फ्रेम और इंजन। अभी हम ठीक है। एयर फ्रेम के अंदर ये आ रहता है कॉकपिट आता है, विंग्स आता है, टेल आता है, नोज आती है। ठीक है। अब ये तो जो भी आप इधर देख रही हैं ना, ये मेन बॉडी, ये सारा ये एयर फ्रेम है। ठीक है। ये अब अगर फ्रेम मैं है। पीछे जाऊँ तो मैं आपको दिखाऊंगा। कैमरा भी जरा सा, हाँ जी, ठीक है। अब मैं पीछे जाऊँ तो कहूँगा, ये देखिए ना, ये ठीक है। ये इसको कहते हैं इनटेक। इनटेक, इधर से सारी एयर लेता है सही। प्लेन, इधर से इनटेक। और अगर आप JF-17 थंडर पे देखेंगे ना, ये ठीक है, JF-17 ये वाला जो थंडर है, इसके 2 इनटेक्स हैं। ओके। ये 2 इनटेक्स लेता अच्छा, है। इसके 2 इनटेक्स और इसके 1 इनटेक क्यों है? इसके 1 इनटेक है क्योंकि ये स्मॉलर प्लेन है ना। अच्छा, ये उससे। छोटा है और ये इसलिए- बड़ा हाँ है जी, साइज में, साइज जी। की वजह से। और कोको तो प्लेन्स के पास 2 इंजन भी होते हैं। अभी जो आप इधर देख रही हैं, इनके साथ सारे 1 इंजन, उसके पास तो है ही नहीं कोई इंजन। अच्छा, उसका इंजन नहीं है। और इन ये जो तीनों अभी आपने डिस्प्ले किए हुए हैं हमारे पास प्लेन्स, इनके 2 एक 1 इंजन है। अच्छा, 1 इंजन है। अब आता क्या है, इनटेक के बाद आता है कंप्रेसर। वो क्या करता है, वो सारी एयर को ना कंप्रेस कर देता है। ओके। और उसके बाद आता है कंबस्टन चेंबर। इधर ही कहीं होएगा कंबस्टन चेंबर। वो क्या करता है, वो कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल को कंबाइन कर देता है। ठीक है। और उसके बाद आता है, आपने कभी कभी मूवीज में देखा होगा, वो जो जहाज स्टार्ट होने से पहले एकदम से प्रोपेलर हाँ, जलने बिल्कुल, देते हैं, हाँ। फिर वो आता है और उसको और तेज कर देता है। और जो कंबस्टन चेंबर है ना, उधर आग भी लग जाती है, उसको लाइट कर देते हैं, गैस और कंप्रेस्ड एयर को। और फिर ये आ जाता है, इधर से रिलीज होती है। अच्छा, ये जितना भी उसका एयर ये प्रेशर सारा है वो engine, रिलीज होता है। जी। फिर ये और कोई लोग कहते हैं मुझे कि फायर से उड़ता है। मैं कहता फायर सिर्फ नजर आती है क्योंकि वो अंदर आग लगी होती है, वरना उड़ता हवा से है, बहुत स्पीड से है। और फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि देख रही हैं आप ये मेन फ्रेम ना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है। जिस तरह हमारी मुश्किल सा सवाल नहीं पूछना, आसान सा। जिस तरह हमारी कार्स के अंदर यूज होता है ना, ऑयल, पेट्रोल, है ना। अब गेस करें प्लेन में कौन सा पेट्रोल यूज होता है या ऑयल? ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है। आप क्या, मैं बताता हूँ। इस एयरप्लेन्स के अंदर यूज होता है मिट्टी का तेल।
मिट्टी के तेल से उड़ता है। मतलब वो पता चल गया अली को कि रिबेका को मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ तो उनको नहीं समझ में आएगा, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे हेल्प करना तो एग्जैक्ट मिट्टी का तेल नहीं, उसको प्यूरिफाई करके ना उसको कहते हैं JP8। JP8 ये फ्यूल का नाम है। ठीक है, जो नॉर्मली जो है इस प्लेन में यूज होता है जी। पर्टिकुलर इसमें उसमें भी या हर बाकी एक जो में, हर प्लेन्स एक में same, सब में same। वही यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये आप देख रही है ना, अब ये जो है ना, ये आप थोड़ा देख रही हैं साइज इन दोनों साइड पे, इसको कहते हैं फ्लैप्स। अब मैं Flaps। विंग्स पे आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं फ्लैप्स। ये हेल्प करती है मूवमेंट क्या होती है ना प्लेन की, प्लेन ऐसे जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं पिच अप, पिच अप, और इसको ओके, कहते हैं पिच डाउन। इसको कहते हैं योर लेफ्ट, इसको कहते हैं योर राइट, योर लेफ्ट योर राइट। अब इसको कहते हैं रोल लेफ्ट रोल राइट। आपने कभी देखा भी होगा परेड्स में, कहते हैं रोल, और फिर ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है बिल्कुल जहाज। बिल्कुल। तो ये विंग्स है ना, ये मदद करती हैं लिफ्ट के लिए। जब टेक ऑफ करता है ना, ये जब ओपन हो जाती है, एयर लगती है और ये लिफ्ट होता है। फिर इसको कहते हैं एलेरॉन्स, ये जो इसके साथ ही हैं। अब ये एलेरॉन्स स्टिक से कंट्रोल होते हैं, तो अगर आप लेफ्ट पे लेकर जाओ ना, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, ऑटोमेटिकली दोनों कनेक्टेड हैं, एक ऊपर रहेगा एक नीचे। ठीक फिर है। स्टिक से राइट तो एक ऊपर एक नीचे। और ये क्या करता है, ये यॉ करता है एलेरॉन्स लेफ्ट टू राइट। Right, आप समझेंगे ये ऊपर है ये नीचे, इधर एयर लग रही है तो वो तो इधर टर्न होने लग जाएगा ना। एलेरॉन्स ये करता है। अब ये जो दो है ना, इसका जब मैंने सीखा था कि इसको क्या कहते हैं, मैं बड़ा सरप्राइज था। क्या कहते इसको हैं? कहते हैं एलिवेटर्स। एलिवेटर्स? जी, क्यों? ये भी इस तरह ऊपर नीचे जाते हैं और ये हेल्प करते हैं पिच के लिए, पिच अप पिच डाउन। एयर कंट्रोल को भी ये सिर्फ पिच को कंट्रोल करने पिच के को ये पिच Okay. अप करते हैं और पिच डाउन। और फिर अगर आप देखिए ना, ये इसको कहते हैं रडर। लिए? ठीक ये है। इसको टेल भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर Rudder, रडर। हाँ। अब इधर भी है, अब रडर क्या करता है, अगर ये लेफ्ट मुड़े ना, इधर एयर लगेगी और ये भी उसकी मदद करेगा मुड़ने में। बेसिकली जो टर्न्स ले रहा है जी, प्लेन, जी। उसमें हेल्प करेगा। जी। तो इस तरह के तो बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ जो जहाज़ हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में। पहली बात तो पाकिस्तान एयरफोर्स तो हमारी बेस्ट एयरफोर्स है। बिल्कुल, एंड वी आर सो हाँ प्राउड। जी। अब मिराज जो है, मिराज आपने सुना होगा प्लेन, वो बना हुआ है फ्रांस से बना है। फिर आता है F7 इधर डिस्प्लेड नहीं है, लेकिन F7 बनाया चाइनीज़ ने। अब ये जो F16 है, ये जो मैंने अभी इस वक्त पकड़ा हुआ है, ये बना है अमेरिकन ने। ठीक है। फिर हमारा जो F-17 थंडर, ये पाकिस्तान और चाइनीज़ का कोलैबोरेशन बन के बना रहा है और अभी तक से भी बना रहे हैं ये। वाह, अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये इतना ज़्यादा नॉलेज एयरक्राफ्ट्स का जिस तरह आज टॉपिक है, तो ये किस तरह से जहन में आता है कि आपको करना शौक है? प्लेन उड़ाना है? शौक तो बचपन से ही था। बाबा भी ये फाइटर पायलट है ना एक, तो बाबा फाइटर पायलट तो ये तो सारे उनके ही हैं, उनको ये अवार्ड मिले थे। तो ये फैमिली से जो है फैमिली आप से ये। फील करते हैं करना। और मैं एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, मैं देख रहा था ना, एक वीडियो देख रहा था लर्न करने के लिए ना, और फिर इनको ये लोग बड़े कहते हैं ये बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स। ये बॉम्ब्स नहीं हैं, ये फ्यूल टैंक्स हैं। इसमें फ्यूल स्टोर होता है लॉन्ग फ्लाइट्स के लिए। अब ये इधर बॉम्ब्स हैं। अच्छा, ये बॉम्ब्स हैं, और ये वाला जहाँ पर आपने भी हाथ लगा रहे हैं, ये जो है वो फ्यूल उसमें कुछ टाइम के लिए कंटेन करता है। फ्यूल टैंक्स है। हाँ। अब मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे फ्यूल टैंक्स को उन्होंने उतार दिया और बॉम्ब लगा दिए। मैं सोच रहा जहाज कैसे चलेगा फिर, फ्यूल ही नहीं होगा। फ्यूल जो अगर कोई लंबी फ्लाइट इस तरह की कुछ चीज़ है तो उसके लिए फ्यूल हाँ को जी। फिर उन्होंने करता बताया कि असल फ्यूल मेन बॉडी के अंदर होता है और विंग्स के अंदर, ये बस एक्स्ट्रा पड़ा होता है अगर इस्तेमाल करना हो लॉन्ग फ्लाइट्स के लिए। और अगर नहीं यूज़ करेंगे तो बस नहीं यूज़ किया। अब ये तो इसका इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं डाइसेप्टिव पॉड। जब जहाज एयर में होता है ना, और एनिमी को लाइक डिस्गाइज करना होता है, तो ये उड़ा देते हैं और ये भी इसका एक पार्ट है। ज़बरदस्त अली, थैंक यू सो मच। You're मतलब welcome. मैं आज इस सेगमेंट के बाद ये सोच रही थी कि और मेरा कोई अपने चाइल्डहुड में ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट होता तो शायद आज जो है मैं प्लेन उड़ा रही होती, लेकिन वो ऑफ कोर्स यही बात होती है कि ये आपके इंटरेस्ट की बात होती है। अली, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ You're ग्रेट welcome. डे, गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है अच्छी खबरों का, यानी सेगमेंट है गुड न्यूज़ का, और अच्छी खबरें लेकर आती हैं हमारे पास तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग रिबेका, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। 3 अच्छी खबरों के साथ 3 आप अच्छी आगे- खबरें और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं आज की। अच्छा, Yes. कैसे मैं देख रही थी कि मेकअप रूम में आप बड़ी आज एक्साइटेड थी, कुछ पता नहीं, अब सरप्राइज आप वो अभी अच्छा, वो डिस्कस सरप्राइज करेंगी। है और मेरे ख्याल से वो तमाम फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है जो मैं अच्छा। भी बताने वाली हूँ।
सो हम लोग फॉरवर्ड लेकिन वो मैं इतनी जल्दी नहीं बताने वाली ना, वो आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पहली वाली जो है, पहले मैं अपनी फर्स्ट गुड न्यूज़ की तरफ बढ़ती हूँ और फिर अपने सरप्राइज़ की तरफ भी आती हूँ। लेकिन जो मेरी पहली गुड न्यूज़ है वो ये है कि हमारी प्यारी हानिया मिन्हास एशियन टेनिस फेडरेशन 14 और यू इवेंट जो कि ताजिकिस्तान में मुनक्किद हुआ रेबेका, वो जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गई हैं। और हानिया ने इससे पहले 74 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स और इंटरनेशनल टाइटल्स भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। और इसके अलावा जो नेशनल लेवल पे बॉयज़ के साथ जो कंपटीशन था ना, उसमें भी हानिया ने फर्स्ट पोजीशन ली है। मतलब वो बॉयज़ में भी लीड कर रही हैं, खवातीन में भी जो है वो आगे आगे, और आपने आई थिंक 74 बताए हैं उन्होंने, नेशनल इंटरनेशनल जो है वो टाइटल्स अपने नाम किए हैं। और हानिया की जीत पे हम सबको फ़ख्र है और वो राइजिंग पाकिस्तान की जानिब से हम उन्हें बहुत बहुत जो है वो मुबारकबाद भी पेश करते हैं। लेकिन कितना अच्छा लगता है कि जब ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स में मुझे लगता है तैयबा, जब ख़वातीन आगे बढ़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं शायद स्पोर्ट्स में हमेशा से वो होता है ना, पुअर स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स में बिल्कुल अच्छे नहीं होते, और मुझे लगता है कि मैं वैसी स्टूडेंट थी, तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, शौक़ बहुत था, लेकिन मैं थोड़ी सी लेज़ी थी कि नहीं हो सकता, कर नहीं सकती, तो वो जो चीज़ें हैं। लेकिन जब हम ख़वातीन को करते हुए देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ख़वातीन जब किसी भी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम हानिया की बात करते हैं तो इतने ज़्यादा अवार्ड्स विन करना, और फिर अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं, उनके साथ कंपटीशन में जाना, फिर वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन लेके आना, वो बहुत एक प्राउड मोमेंट होता है हर फीमेल के लिए। बिल्कुल ऐसे। सेकंड गुड न्यूज़ क्या है? जी, हमारी जो सेकंड गुड न्यूज़ है, अच्छा, जो मैं आपको बताने वाली थी ना कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही अच्छी खबर भी है, जिसको सुनने के बाद मैं तो बहुत फ्रेश हो गई, यकीनन आप और हमारे जितने देखने वाले हैं वो भी फ्रेश हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं ना ख़वातीन की, तो आबादी का आधा हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है और अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, रोज़मर्रा के काम के लिए उन्हें बाहर ट्रैवल करना पड़ता है, उन्हें जाना पड़ता है अपने तमाम अमूर की सरअंजामदही के लिए। और मज़े की बात बताती चलूँ कि कराची में मोटरसाइकिल स्कूल जो है वो बनाया गया है और वहाँ पे ख़वातीन को प्रॉपर गाइड किया जाता है, उनको तरबियत दी जाती है कि कैसे वो जो है वो मोटरसाइकिल चला सकती है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। जिसके बाद लड़कियों के जो रोज़मर्रा के काम है उसको सरअंजाम देने के लिए उन्हें लोकल ट्रांसपोर्ट के पे, या आप कह सकते हैं कि घर के अफराद पे अब उनको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। वो यूनिवर्सिटी जाना चाहें, वो किसी काम के लिए जाना चाहें, वो कॉलेज जाना चाहें, अब निकालेंगे अपने मोटरसाइकिल और वो चली जाएंगी। आप देखिए तैयबा, जिस तरह से स्क्रीन पे इस वक्त तस्वीर भी हम देख रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा था। मतलब अच्छा, मैं आपको अगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे हमेशा से ही मोटर बाइक पे बैठने से बहुत डर लगता है। मतलब मुझे एक होता है ना कि आपका एक डर सा बैठा हुआ था कुछ चीज़ों पे। तो मैं शायद बचपन में बहुत गिरी साइकिल से ना, जब मैं साइकिल चलाया करती थी, तो वो एक डर मेरे जहन में ऐसा बैठ गया। लेकिन मुझे लगता है ये वाली जो आपने सेकंड गुड न्यूज़ हमें बताई है ना, मैं वाकई, आप यकीन जानिए, मैं सोचूं कि अब मुझे जो है वो मोटर बाइक चलाना सीखना है। और अच्छा, पता है क्या, कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी तो हम लोग चला लेते हैं, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा रश होता है, आप नहीं निकल सकते। वो बाइक एक वाहिद चीज़ होती है जो किसी भी रश में, किसी भी क्राउडी एरिया से आप फौरी तौर पर निकल सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है तैयबा, जिस तरह आपने इस गुड न्यूज़ में मेंशन भी किया है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि ख़वातीन जो है अगर उनको कोई भी व्हीकल चलानी नहीं आती है तो प्रोबेबली उनको ऐसा होता है कि घर के मर्द हजरात जो हैं उनसे फेवर लेना पड़ता है। भाई अक्सर जो है ना वो कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन फिर जो है उसके बदले तुम मुझे जो है ये चीज़ खिलाने के लिए लेके दोगी। तो वो ज़रा बहन भाइयों का ये सिलसिला चल रहा होता है। तो अगर बहनों को आगे ना मोटर बाइक चलानी, तो भाई जो है ना, मतलब और ये बहुत ही रेबेका, वैसे बहुत ही मज़े की बात है और बहुत ही एक मेरे ख्याल से कि कहते हैं ना कि जितनी भी देखने वाली ख़वातीन है उनको बहुत ही पॉजिटिविटी भी मिल रही होगी कि जब आप बाकियों को चलाते हुए देखेंगे ना, तो इंसान के अंदर खुद ही आता है कि अच्छा वो ये काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे भी करना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, मैं ऐड ज़रूर करूँगी कि देखें, हम ख़वातीन के बारे में जब बात करते हैं तो हम अक्सर और बेशतर ये बात, ख़वातीन आज से नहीं, अरसा क़दीम से हमने देखा जहाज़ जो है उड़ा रही हैं, बिल्कुल गाड़ी चला रही हैं। लेकिन ये मोटर बाइक्स को चलाने का जो रिवाज है वो हमने चंद एक अरसे में देखा है कि बड़ा ज़्यादा जो है वो पॉपुलर होता जा रहा है और एक बड़ा हौसला आता जा रहा है। क्योंकि ऐसे एक मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल के दो व्हीकल पे ख़वातीन जो है वो इतने ब्रेवली नहीं जो है वो राइड कर सकती। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि ख़वातीन ये कर सकती हैं। थर्ड गुड न्यूज़ क्या है? जी, जो मेरी थर्ड गुड न्यूज़ है वो ये है कि माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी बिलाशुबा इस दौर की ज़रूरत है, उसके बारे में हमने बहुत सुना भी है और इसीलिए हम लोग नित रोज़ जो है हम लोग नई इजादात के बारे में सुनते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं और हम देखते भी हैं। तो मेरी जो थर्ड गुड न्यूज़ है वो ये है कि जर्मनी में माहौल दोस्त गाड़ी बनाई गई है। अच्छा, सियोन जिसका नाम है, सियोन माहौल दोस्त गाड़ी बनाई गई है और वो चलेगी सोलर पावर से और उसकी जो बैटरीज़ हैं वो दरवाज़ों में और छत पे जो है वो नस्ब की जाएंगी
और एक दफ़ा चार्ज करके 350 किलोमीटर उस गाड़ी को जो है वो चलाया जा सकता है, वो इतना फासला तय कर सकती है। इसके अलावा आप इसको मोबाइल ऐप के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। मज़े की बात मैं इसकी प्राइस भी बता दूं, क्योंकि हम फौरी तौर पे कॉन्शियस भी हो जाते हैं ना प्राइस से लेके भी। तो 25,000 यूरो जो है वो इसकी प्राइस है रुपए का। ज़बरदस्त तैयबा। और मैं तो खैर पिक्चर्स में इतनी खो गई, देख रही थी कि ये चार्जेबल है, आपने बताया। बिल्कुल, आप इसको इसको चार्ज कर सकते हैं सोलर पावर से। दिस इज व्हाट, आप एक दफ़ा इसको चार्ज करेंगे और 350 किलोमीटर की जितना भी जो ट्रैवल है वो आप आसानी तय कर सकते हैं। वो पेट्रोल वाला झंझट तो खत्म, लाइन में लगना हाँ, है, कभी मसला हो जाता है, वेट करना है, हाँ, और कभी घर से वक्त से पहले निकलना पड़ता है। वैसे भी अगर हम सुबह की बात करें तो अर्ली इन द मॉर्निंग हम थोड़े से लेजी होते हैं कि क्या अभी पेट्रोल डलवाना है, गाड़ी का फिर जाना है, वो कतार में खड़े होना वो ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन खैर अगर हम इनोवेशन की बात करें, जिद्दत की बात जब भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे अब मुझे बताओ तैयबा, आप जो हो, अगर आपको कभी ये गाड़ी चलाने का मौका मिले तो आप बहुत ही एक्साइटेड हो जाओगे कि हाँ मुझे चलानी है, या जो आपकी अपनी गाड़ी यू विल बी कंफर्टेबल? नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड होंगी, क्योंकि जब भी आप मैंने जिस हम लोग पहले वाली जो सेकंड वाली गुड न्यूज़ में भी हम बताया था कि जब हम कुछ किसी को करते हुए देखते हैं ना तो हमारे अंदर वैसे ही बहुत आ जाता है कि चार्म होता है कि हमने भी ये काम करना है। ऑफ कोर्स अगर मोटरसाइकिल वाली जो न्यूज़ है, मैं तो खुद इतनी हो रही कि यार मुझे भी सीखना है, लेकिन अब बात अगर आप करिए इस गाड़ी की तो ऑफ कोर्स मैं जब भी देखूंगी, मैंने सुना है, और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसको चलाऊंगी भी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, बिकॉज मैं पहले टीचिंग से मेरा ताल्लुक़ रहा है, तो मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स जो हैं, फीमेल स्टूडेंट्स, वो मोटर बाइक जो है वो चलाती हैं। वो मुझे हमेशा से कहती हैं कि आप क्यों इतना डरती हैं मैम, और मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता मुझे क्यों बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन आज ये जो आपने ख़बर शामिल की है, सेकंड गुड न्यूज़ थी मोटर बाइक चलाने के हवाले से, तो मुझे लग रहा है कि वाकई ये बहुत ही कुछ अमेजिंग सी चीज़ है, और शायद सुनने में और देखने में बहुत आम सी अब चीज़ लगने लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम जैसी लड़कियाँ भी जो थोड़ा सा डरती हैं या घबराती हैं कि शायद हम नहीं कर सकेंगे, हमसे नहीं होगा, आई थिंक सब कुछ हो सकता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ होता है ना कि खुद को कायल करना है, मनाना है कि हम कर सकते हैं। सो अगर आपको हम कहें कि मोटरसाइकिल आप सीखें ना ज़रा एक हफ्ता, तो मैं सीखूंगी, क्यों नहीं। और अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ, सुबह सुबह जब हम ऑफिस आ रहे होते हैं ना तो मैंने बहुत सारी फीमेल्स को देखा कि वो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पे बिठा के उनको स्कूल्स भी छोड़ रही हैं, उनको पिक भी कर रही हैं, उनको ड्रॉप भी दे रही हैं। और उस पर आप यूनिवर्सिटी आ जाएँ, आप देखें तो बहुत सारी लड़कियाँ, यंगस्टर्स प्रॉपर खुद को कवर करके हेलमेट्स वगैरह जो भी लेट सपोज जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ट्रैफिक के, बिल्कुल उसको मद्देनजर रखते हुए वो अपनी यूनिवर्सिटी भी अपने बाइक्स पे जो है वो आ रही होती है। आज जो है ना तैयबा ने ये वाली गुड न्यूज़ सुना के, अच्छा तो वो है हो रहा है ना, कुछ हो रहा है कि हमने करना है, हमने सीखना है। मेरा ख्याल हम सीख के ना तो राइजिंग पाकिस्तान पे वीडियो शेयर करेंगे। मैं आगे वही कहने वाली थी कि नेक्स्ट जो राइड होगी वो मेरी और रुबैका की मोटरसाइकिल पे होगी, और यहाँ पे हम लोग उसी के साथ आएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच तैयबा, थैंक यू सो मच रुबैका। अभी हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद ट्रेनर काशिफ देंगे हमारा साथ। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, आपने अभी अच्छी अच्छी खबरें सुनी और दिल बाग बाग हुआ होगा। यकीनन मेरा भी दिल बाग बाग होता है और मुझे एनर्जी लेवल्स बहुत ज़बरदस्त मेरे जनरेट होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। इसके साथ साथ हमने वर्कआउट करने के लिए हमें जो मदद मिलती है ना हैप्पी हार्मोन से, वो प्लस हो जाता है। प्लस के बाद मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको एक्सरसाइज करने के बाद। साथियों, आज का जो हमारा वर्कआउट है वो शोल्डर्स का वर्कआउट है, अपर बैक को ट्रेन करेंगे। उसके लिए हमें कुछ बॉडी वेट भी चाहिए होगा, लेकिन साथ साथ डंबल्स का होना बहुत ज़रूरी है। डंबल्स प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे हम। किस तरीके से करेंगे? लाइट वेट के साथ स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए और बॉडी में साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए और पावर के लिए आपको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको 1 kg वेट आपके पास मौजूद है तो कोशिश करें उसको इंक्रीज़ करें। इसको टेक्निकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। हमेशा से जब भी मैं अपने सेगमेंट का आगाज़ करता हूँ साथियों, तो मैं अपने बाजू की मूवमेंट, अपनी बॉडी की मूवमेंट कर रहा होता हूँ ताकि अच्छे तरीके से वार्म अप मेरे मसल्स हो जाएं। आपने हमेशा याद रखना है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ आपसे कि आपने जब भी वर्कआउट का आगाज़ करना है उससे पहले आपकी बॉडी अच्छी तरीके से वार्म्ड अप हो। आप 5 से 8 मिनट 10 मिनट तक आप अगर ट्रेडमिल जिम में हैं तो ट्रेडमिल कीजिए या वॉक कीजिए। उसके अलावा लाइट वेट के साथ जिस मसल को ट्रेन कर रहे हैं उसको जल्दी से हाई रेपिटेशंस के साथ आप ट्रेन कीजिए। सबसे पहले हमने क्या करना है साथियों, हमें डंबल चाहिए। हम स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे, डंबल को पकड़ा है ऐसे। स्टैंस आपका देखें, फ्रंट फुट जो भी होगा, मेरा फ्रंट फुट राइट है, आपका लेफ्ट भी हो सकता है, डजेंट मैटर। अपनी बॉडी को कंफर्टेबल करना है, कंफर्ट जोन में लेके आना है। यहाँ से लेके आना है, डंबल को वाइड करना है, 90 डिग्री एंगल पैरेलल टू द ग्राउंड। आपने डंबल को जैसे लिफ्ट किया
और इसको करीब नहीं होना चाहिए, जितना करीब होगा, हाँ जी आगे आप वापस, जितना करीब होगा यहाँ लेके आना इसको, ताकि आपके टेंशन शोल्डर्स के मसल पे पड़े। अब क्या करना है साथियों, हमने डंबल को लिफ्ट किया है एहतियात से, कोर नाइस एंड टाइट, बैक स्ट्रेट, यहाँ लेके आएंगे, फुल एक्सटेंड करेंगे ऑल द वे, फुल रेंज के साथ करीब लेके आएंगे एंड देन ऑल द वे। अब आप ग्रिप प्लेसमेंट देखिए कि मेरे थम्स इनवर्ट हैं, थंब को आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं जहां आपका कंफर्ट लेवल हो। अगेन जैसे कि मैं कहता हूँ अपनी बॉडी को आपने ट्रेन करना है कंफर्ट जोन में रखते हुए। अगर आपको पेन हो रही है मिसाल के तौर पे इस एक्सरसाइज की हरकत को करते हुए, इस वर्जिश की हरकत को करते हुए, माफ़ कीजिएगा, आपकी बैक अलाइन चाहिए, अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है तो आप सीटेड कर लीजिए बेंच पे बैठ के, जहाँ पे आपको टेक लगा के आसानी से कर सके। याद रहे कोई भी वर्जिश की आप हरकत कर रहे हैं, अगर जिस्म का हिस्सा कोई भी कंफर्टेबल नहीं है, जिसमें दर्द हो रही है, उस वर्जिश की हरकत को छोड़िए, आपकी फॉर्म ठीक नहीं है, आईने में देखिए, उसको दुरुस्त कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट ऑन। साथियों इसके 12 रेपिटेशंस करने हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन, नाइस एंड कंट्रोल, बॉडी को अलाइन रखना है आपने, स्पाइन को अलाइन रखना है आपने, कोर नाइस एंड टाइट। जब मैं कोर कहता हूँ तो आपका पेट वाला और कमर का निचला हिस्सा, लोअर बैक और आपका दिस एरिया, इसको टाइट करना है, इसको कोर कहते हैं। फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ शुरू करते हैं। रोटेट किया ऑल द वे, नाइस एंड कंट्रोल, ब्रीद आउट, वापस आए। 12 रेपिटेशंस, 4 सेट साथियों, और हर वर्जिश की हरकत के दरमियान आपने जो सेट लेना है, सेट का जो ब्रेक लेना है, सेट के दरमियान आपने 60 सेकंड्स की ब्रेक लेनी है। ऑल द वे अप, नाइस एंड कंट्रोल, आराम से बेंट हुए, डंबल को रखा, कोई जल्दी नहीं करनी। मैंने अक्सर लोगों को देखा है ये गलती करते हैं, जब ये आपकी बॉडी फिटीग्ड होती है, आप वर्कआउट के इख्तिताम में होते हैं या एक्सरसाइज किसी वर्जिश की हरकत के इख्तिताम में होते हैं, तो आप थोड़ी सी ये करते हैं कि डंबल, मिसाल के तौर पे मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा था, गलती ये हो जाती है कि अब जब लास्ट रेपिटेशन मैंने किया तो फ़ौरन से डबल को थ्रो कर दूंगा, जिससे इंजरी का एहतमाल हो सकता है। ये आपने हरगिज़ नहीं करना। इसके बाद साथियों हमारी नेक्स्ट मूव क्या है, हम आएंगे नीज़ पे बैठने के बाद हमने सेम डंबल ले लीजिए, इंक्रीज़ कर लीजिए, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। कोर नाइस एंड टाइट, बैक स्ट्रेट, शोल्डर ब्लेड पीछे पिच किए, लॉक किया, होल्ड किया एंड देन होल्ड किया, आर्म स्ट्रेट, अदर आर्म, नाइस एंड कंट्रोल, आर्म स्ट्रेट, एक बाजू ऊपर आएगा, रुकेगा, तब तक इसको रोक के रखना है, वेयर एंड टेयर फील करना है माइंड बॉडी कनेक्शन के साथ इसको ऊपर ले आए, नाइस एंड कंट्रोल, होल्ड करके रखना है, बॉडी आपकी शिवर करेगी, कभी नॉर्मल है इस स्टेट में रहते हुए, लेकिन आपने झटका नहीं देना, आपने यूं नहीं करना, ठीक है, नाइस एंड कंट्रोल, लेफ्ट इंगेज, लॉक चाहिए, स्ट्रेट करना है, आर्म को होल्ड किया, टेक योर टाइम, ब्रीद आउट, होल्ड किया। हर मूव का आपने वेट करना, आपने ऐसे मार्च नहीं करना, वेट को होल्ड किया हुआ है, स्टे देयर, फील करें माइंड बॉडी कनेक्शन का और बर्न फील करें मसल का, और देन लिफ्ट अदर वन और वो नीचे जाएगी, एंड देन अदर वन, नाइस एंड कंट्रोल, ठीक है साथियों। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो मूव है, हमने क्या करना है, मैं चाहूँगा कि कैमरा 1 या कैमरा 4 हमें दिखा सके। यहाँ पे रखना है डंबल्स को, लिफ्ट किया, अपनी बॉडी को अलाइन किया, थोड़ा सा आगे आए, नाइस एंड कंट्रोल, एंड बेंट होके ब्रीद आउट, आर्म स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, बैक थोड़ी सी स्ट्रेट, राउंड नहीं रखनी है आपने, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे बैक अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे बैक अप। चूँकि मेरे डंबल की राउंड शेप है, चिपटे डंबल्स भी होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं, राउंड शेप है, मोस्टली राउंड शेप होती है, तो आप देखिए, ख्याल रखिएगा कि आप जिस सरफेस पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस वर्जिश की हरकत को कर रहे हैं साथियों, तो आप ये लुढ़क सकता है, आपकी कलैया में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी आर्म्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो हो सकता है आप डोल जाएं और क्या होता है, इंजरी का एहतमाल हो सकता है। आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके पास राउंड डंबल्स हैं तो अपने हाथों की पोजीशन, मेरा क्लोजअप दिखाइएगा, ये मैं ये कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव अ स्ट्रेंथ इन माई आर्म्स, ठीक है, तो मैं आराम से कर सकता हूँ, और जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, स्लिपरी नहीं है, लेकिन आपने ख्याल रखना है अगर आपके पास डंबल ऐसे हैं तो आपने यहाँ से ग्रिप लेनी है हाथों की, ताकि ग्रिप प्लेसमेंट मजबूत रहे, और नाइस एंड कंट्रोल, 15 रेपिटेशंस, बैक स्ट्रेट, ऑल द वे, माइंड बॉडी कनेक्शन शोल्डर्स के साथ, ऑल द वे डाउन,
ऑल द वे बैक अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे बैक अप, नाइस एंड कंट्रोल, बॉडी को कंट्रोल किया। ट्रेनर काशिफ की तरह ओवर नहीं होना, ख्याल से आपने डंबल्स को लिफ्ट करना है, बॉडी को कंट्रोल करना है, अलाइन करना है। अगली वर्जिश की हरकत हमारी साथियों बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने क्या करना है, हमने बैक को पैरेलल टू द ग्राउंड लेके आना है। किस तरीके से, आप बेंट होंगे, शोल्डर विड्थ स्टैंड करना है आपने अपना, बेंट हुए, बेंट होंगे, आपने डंबल को लिफ्ट किया, डंबल यहाँ रख के। अब डंबल लिफ्ट करने का तरीका जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपर अलाइन करेंगे, बैक को स्ट्रेट करेंगे, राउंड नहीं करना आपने, स्ट्रेट करेंगे, नी स्लाइटली बेंड करेंगे, डंबल लिफ्ट किया एंड लेट्स स्टार्ट ऑन। आपने क्या करना है, बेंट हुए, रोटेट ऑल द वे, शोल्डर ब्लेड्स को पिंच करना आपने साथियों, ठीक है, ऑल द वे, रोटेट किया। अब आप देखिए कि एक मूव में 2 मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं हम इसकी रेंज ऑफ मोशन किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, प्लेसमेंट आर्म की देखिएगा, ग्रिप प्लेसमेंट, रोटेट ऑल द वे अप, रोटेट एंड फुल रेंज, माइंड बॉडी कनेक्शन। इसके आपने 12 रेपिटेशंस करने हैं साथियों। हर वर्जिश की हरकत के 4 सेट्स करने हैं आपने, दरमियान में पानी की सिपिंग करनी है साथियों। ये था हमारा आज का वर्कआउट। इसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगी सबीन, और सबीन के साथ अमारा। सोशल मीडिया के हवाले से डिस्कशन है हमारी, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। आपकी सुबह जो है वो हम मज़ीद अच्छी करने जा रहे हैं। एक बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट जिसमें एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और वो हमारे लिए जो है वो एक्सपर्ट एडवाइसेस लेकर आते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम उनको बेहतर बना सकते हैं। और इसी तरह आज हम बात करेंगे कुछ बुलिंग के ऊपर। बुलिंग का कौन सा एस्पेक्ट है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट अमारा रूही मौजूद है अभी। हमारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत फ्रेश लग रही है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी बहुत मज़े का कलर, स्क्रीन के लिहाज से भी और वैसे भी कि सुबह सुबह बड़ा अच्छा होता है कि आप कलर्स की बात करते हैं और अच्छे अच्छे कलर्स आपको मिल जाते हैं देखने को। बिल्कुल बिल्कुल। सबीन आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हम दोनों ने तारीफ अपनी बहुत कर ली। बैक टू द टॉपिक, जिसमें अच्छा मुझे बताएं कि हमारा बुलिंग के ऊपर हमने थोड़ी डिस्कशन पहले भी की थी। वी थॉट कि हम क्यों ना इसको आगे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करें। लेकिन मैं चाहूँगी उससे पहले आप बताएं कि बुलिंग होती क्या है। एक मतलब आप फिर से नाजरीन को मैं चाहूँगी आप बताएं और किस किस तरह की किन किन प्लेटफॉर्म्स पे ये होती है। अच्छा, सबसे पहले बुलिंग का वर्ड जो है इसका मतलब यही होता है कि आप किसी को किसी तंज़ीह अंदाज में कुछ कह दो जो उसके लिए बहुत अजियतनाक हो, हर्टफुल हो, ठीक है, वो उसको वो चीज़ बहुत बुरी लगे, चाहे वो आप उसको फिज़िकली हर्ट कर रहे हो, इमोशनली हर्ट कर रहे हो, किसी भी लिहाज से आप उसको हर्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ जो है और आप उसको रिपीटेटिव उसमें कर रहे हो, बार बार उसको जो है ना वो चीज़ हिट कर रहे हो और उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि अच्छा उसको बुरा लग रहा है या इस तरह, तो ये चीज़ बुलिंग में आती है। अब जैसे आपने प्लेटफॉर्म की बात की, तो प्लेटफॉर्म इसमें बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग भी नॉर्मली आजकल यूज़ करें, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया। इवन स्नैपचैट पे भी आपको लोग ऐसी वीडियोस या ऐसी पिक्चर्स भेज रहे होंगे जो आपको नागवार गुजरे, ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम है और इस तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बट बेसिक जो आजकल हर बच्चा या बड़ा जो है वो यूज़ कर रहा है वो यही है, तो इस पे जो है ज़्यादा आजकल हो रही है बुलिंग। तो बेसिकली जो सोशल मीडिया अभी हमारे पास है उस पे सबसे ज़्यादा बुलिंग का अगर आप रेशियो देखें तो वो वहाँ पर होता है जो कि लोग कमेंट्स के थ्रू कर रहे होते हैं या पिक्चर्स ऐसी किसी ने किसी की आउट कर दी विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट, किसी की कोई प्राइवेट ऐसी चीज़ थी जो वो नहीं बताना चाहता या नहीं शेयर करना चाहता, वो किसी के आपने कंसेंट के पार जाके जो है या उसके अलावा आपने उसको शेयर कर दिया, तो वो चीज़ बुलिंग में आ जाती है। हाँ, तो हमारा इसका जो एक डिफरेंस है वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ अगर आपके कंसेंट के बगैर हो रही है जिससे आप इरिटेट हो रहे हैं और दूसरा आपको इरिटेट करने के लिए ही वो चीज़ कर रहा है, तो वो चीज़ बुलिंग के अंदर आती है और दूसरे को वहाँ पर वो एक लिमिट होती है जहाँ पर एक स्टॉप लग जाना चाहिए, आपको खुद लगा देना चाहिए। अच्छा, हमारा कौन सा ऐसा आज एस्पेक्ट है बुलिंग का जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। मेरे माइंड में जो एक चीज़ आ रही थी वो ये भी कि
बड़ों में तो एक चीज़ हम देखते ही है ना, सोशल मीडिया की हम बात करते हैं वैसे भी, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा बुलिंग आजकल देखने को आ रही है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छा एक पॉइंट रेज किया है कि बड़ों में तो हमने अक्सर सुना ही है, अक्सर हम लोगों के आपस के जो कोलीग्स हैं या हम लोगों के आसपास जो लोग हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, या हम उनको बता रहे होते हैं कि हमने ये चीज़ फेस की। तो बच्चों का जो है वो बच्चे जो हैं वो काफ़ी हसास होते हैं, उनका थोड़ा सा ये होता है कि अगर उनके साथ कुछ हो भी जाए तो आपको उस तरह से वो नहीं बताते हैं, क्योंकि आप बड़े हैं, आपका एक रोब होता है, उनके साथ एक डिस्टेंस होता है, तो उस तरह से आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बच्चों के साथ अक्सर ये चीज़ होती है, तो वो फिर डिफरेंट वार्निंग्स एंड साइंस होते हैं जिसके थ्रू आप जो है वो बच्चों को कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारा कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिस पे घर में पेरेंट्स को, बड़ों को या आसपास आप अपने बहन भाइयों में नोट करना स्टार्ट कर दें तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये जो अभी है ना, ये कुछ एबनॉर्मेलिटी है इस बिहेवियर के अंदर, तो इसको यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, रोज़मर्रा में जैसे आपका बच्चा होता है, वो खेल रहा है, वो जहाँ जा रहा है, वो जो चीज़ें कर रहा है वो नहीं करता, अगर उसके साथ ये कोई हादसा पेश आ रहे हैं इस तरह के या वाक़यात पेश आ रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं करेगा, या वो, और इसकी सबसे बड़ा जो इसका वो है सिम्टम आप जिसे कह लें या जिससे पता चलता है, जो वार्निंग एक साइन है कि अगर वो कि कोई भी आ गया शख्स और वो उसको अवॉइड कर रहा है या वो नहीं चाह रहा उससे मिलना या उसके सामने जाना, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, ये अक्सर हम लोगों ने अक्सर औकात बच्चों को देखा है कि वो बहाने कर रहे होते हैं कि नहीं आज स्कूल नहीं जाना, आज हमारी तबीयत नहीं ठीक है, इस तरह। तो उनके साथ स्कूल में जो है वो बच्चे आपस में यहाँ कर रहे होते हैं, या टीचर स्टूडेंट का कुछ ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें वो अनकम्फर्टेबल हो और वो नहीं जाना चाह रहे हो। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स हैं। बच्चा खा नहीं रहा होता, उसकी जो स्लीपिंग रूटीन है वो डिस्टर्ब हुई होती है, वो कहीं बाहर सोशलाइज नहीं कर रहा होता, फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं जा रहा होता। तो इस तरह के सेवरल चीज़ें हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ बच्चा किसी चीज़ से गुजर रहा है। ठीक है। अच्छा हमारा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी क्योंकि मैं जो पर्सनली इर्द गिर्द भी देखती हूँ कि कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि जिनको मैंने भी बुलिंग का एक विक्टिम मैंने पाया है, तो उसमें एक चिड़चिड़ापन भी बच्चों के अंदर आ जाता है ना। ये किस हद तक दुरुस्त है? कितना एक नॉर्मल चिड़चिड़ापन होता है बच्चों के अंदर आ जाता है, लेकिन एक एबनॉर्मेलिटी की तरफ जब चीज़ जाती है तो तब किस तरह पता चलता है इसका? अच्छा, इसमें एक तो उनके बिहेवियर में एबनॉर्मेलिटी जब एक चीज़ आ जाती है तो वो आपको आइडिया होने लग जाता है कि समथिंग्स रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है या हो चुका है, इस तरह का कुछ है। दूसरी चीज़ ये कि सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि पेरेंट्स और बच्चों का जो है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, दोस्तों वाला, ठीक है, कि आपका डिस्टेंस भी हो, आपका रोब भी हो, लेकिन आपका रिलेशनशिप उसके साथ ऐसा हो कि वो आपसे सब चीज़ें डिस्कस कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो आपको सब कुछ बता रहा है कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, या उसने मुझे ऐसा कह दिया है, या मेरे साथ ऐसा हुआ है, या अगर उसकी कोई पर्सनल चीज़, जैसे अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई चीज़ लीक हो गई या किसी ने कोई चीज़ आउट कर दी, जैसे कहीं लगा दी कोई पोस्ट इस तरह, और वो फिर अक्सर ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि अम्मी अब्बू को नहीं बताना, हमारे लिए ऐसा करो वैसा करो। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है वो गलत रास्ते पे लेके जा रही होती है बच्चों को। तो बच्चों को चाहिए कि वो चीज़ जो है पेरेंट्स से डिस्कस करें, और पेरेंट्स को चाहिए कि उन पे नज़र रखें और उनसे पूछें कि भाई क्या ऐसा चीज़ है, या आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, क्या ऐसा हो गया है कि आपका रिएक्शन इस तरह का है। और जहाँ तक चिड़चिड़ापन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चे जो हैं वो एक्सप्रेस एक करने का जो तरीका होता है ना, वो फिर इस तरह कर रहे होते हैं चिड़चिड़ेपन में। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ बच्चे हमने देखा बहुत चुप कर जाते हैं कि ये तो बहुत बोलने वाला बच्चा था, इसको क्या हुआ। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें वो जिसे शो कर रहे होते हैं, ये चीज़ हमें इरिटेट कर रही है। बिल्कुल इरिटेट कर रही होती है, और उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो किस तरह से उस इमोशन का इजहार करें अपने पेरेंट्स के सामने, फैमिली के सामने। तो वो डिफरेंट तरीकों से फिर करने की कोशिश करते हैं। हमारा आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर रेज किया कि पेरेंट्स का और जो बच्चे का रिलेशनशिप है वो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। मुझे लगता है एक रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो अपनी जगह होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम एक फ्रेंडली बिहेवियर भी होना चाहिए जहाँ पर बच्चे जो हैं वो फ्रीली अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी बात कर सकें। उनको ये डर ना हो कि अगर जिस चीज़ में उनकी गलती नहीं भी है शायद उस पर उनको ब्लेम कर दिया जाएगा, या इवन उनकी अगर गलती है कहीं पर तो उसको उनके पेरेंट्स ब्लेम करने के बजाय उसको ठीक करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। फिर एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर औकात कहते हैं ना कि ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। ये एक बहुत अच्छा जो है फ्रेज़ है, और इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जो विक्टिम है आप उसी को जो है वो कहें कि अच्छा ये बुली हो गया है या ये हरास हो रहा है।
आप जो कर रहा है, आप अपने बच्चों को ये एजुकेट करें कि आपने किसी के साथ ऐसे मजाक में भी नहीं कहना, बिल्कुल किसी की फिजिकल अपीयरेंस पे ऐसा कुछ नहीं कहना है, किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करना, किसी को ऐसी चीज़ नहीं कहनी जो चीज़ बुलिंग के उसमें कैटेगराइज हो। बिल्कुल। और बुरा हमारा लगे। मैं यहीं पर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहूँगी कि ये सारी हमने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की, वजूहात वगैरह, लेकिन एट द सेम टाइम किस तरह से टैकल किया जा सकता है सिचुएशन को घर के अंदर से ही हम अगर स्टार्ट करें तो बिहेवियर को आइडेंटिफाई करके आप उसके बाद उसको टैकल किस तरह करना चाहिए? अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि अगर तो बच्चे ने वो आप बच्चे को सबसे पहले एजुकेट करो कि वो जो चीज़ यूज़ कर रहा है उसके बारे में उसको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात वो जो यूज़ कर रहा है उसका आपको भी पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, ताकि आप उसको एजुकेट कर सको कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। और दूसरी चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि बच्चे के साथ अगर ऐसा कुछ हो गया, जैसे अगर किसी ने भी कोई ऐसी चीज़ कह दी है, तो आपने उसको ये चीज़ समझानी है कि आपने उस पर फ़ौरन रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि अक्सर औकात बच्चे कहते हैं ना कि अगर किसी ने उसको कह दिया कि कोई भी ऐसा लफ्ज़, तो वो उसने उस पे रिएक्शन पे उसने उससे बढ़ के कुछ बढ़ के कह देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो एक बैड उसमें आ जाती है। तो वो आपने उसको कहना है कि एजुकेट करना है कि भाई आप उसको फ़ौरन ब्लॉक कर दो, ठीक है, आपने उस पर रिएक्शन नहीं करना, आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेके अपने पास रखो, एज एविडेंस रखो, ठीक है। और फिर हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे इदारे हैं जहाँ पे आप उसको एज ए रिपोर्ट कर सकते हो या शेयर कर सकते हो और बता सकते हो कि फलां ने मेरे साथ ये चीज़ की है, तो आप इस पे एक्शन लें। अच्छा, तो अगर बच्चों के लेवल पे एक चीज़ हो रही है तो आई थिंक कि जो दूसरा करने वाला होता है, अमूमन ज़्यादातर यही होता है कि वो बच्चा ही होता है आगे से, क्योंकि बच्चों के आपस में एक वो कोल्ड वॉर और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं सोशल मीडिया पे स्पेशली। तो हमारा आपको क्या लगता है कि सबसे पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए? क्योंकि जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं और सारी चीज़ें, वो शायद एक बच्चे के लेवल पे अगर मैं सोचूं तो उसको शायद इतना इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो हम इखलाक की बात करते हैं, तो आप किसी को इस तरह जवाब ना दो, उसकी उसी तरह जो है जवाब ना दो, उसको एज अ पॉजिटिव लो, ठीक है। और सबसे पहले तो अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये ऑप्शन है ब्लॉक का, एक रिपोर्ट का ऑप्शन है और एक ब्लॉक का ऑप्शन है। तो आप पाकिस्तानी इदारे जितने भी हैं उधर रिपोर्ट करने से पहले आप किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी भी सोशल साइट पे आप रिपोर्ट का ऑप्शन उधर भी है, ठीक है। तो आप उस पोस्ट को या उस कंटेंट को या उस बंदे या बंदी की प्रोफाइल को जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है ये फौरी तौर पे आपका बच्चा ये चीज़ कर सकता है वहाँ। ये हो सकता है कि आप पहले बच्चे को खुद समझाएं कि वो इतना बॉदर ना हो। सेकंड स्टेप ये हो सकता है कि आप उस बच्चे से, दूसरे बच्चे से बात करें, खुद आप बड़े हैं क्योंकि डेफिनेटली पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, कुछ भी, तो आप बात कर सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो आई थिंक ब्लॉक का एक ऑप्शन है, और फिर ब्लॉक के बाद अगर कोई अगली स्टेज आती है, आपको लगता है कि चीज़ बहुत मतलब आउट ऑफ हैंड्स हो रही है, तो फिर उसके बाद आप उसको बिल्कुल हमारे इदारे हैं डेफिनेटली रिपोर्ट कर सकते हैं उस पर। बिल्कुल। और आपने काउंसलिंग की बात की, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा डीप ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलवाते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपके बच्चों को जो है वो सही उनकी जो है वो थेरेपी करते हैं और आपको उनको दोबारा ट्रैक पे लाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़। तो बेसिकली मकसद ये है कि आपने किसी को, आपका पहला माइंड में एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आपने अगर कोई दूसरा बच्चा भी, ठीक है, क्योंकि बच्चों के लेवल पे बात है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, उसकी काउंसलिंग करनी है, और उसके बाद फिर हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप्स पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच अमारा, इट वाज सो इन्फॉर्मेटिव। और बहुत सारे पेरेंट्स जो अभी हमें देख रहे हैं वो डेफिनेटली अब अपने घर में बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रख सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हमारी जो यूथ है, यही यूथ है हमारी आगे, और डेफिनेटली इसी ने पाकिस्तान को भी आगे लेकर चलना है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब चलेंगे एक ब्रेक के जानिब, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो तौसीक साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे नजीबुल्ला अंजुम साहब से, जो कि एक हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। पीटीवी के साथ उनकी बहुत यादें मुंसलिक हैं, बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने नाम जो है वो रोशन किया है। और नाजरीन, अब जो प्रोग्राम्स हमने रिकॉर्ड किए थे वो रिकॉर्ड भी चलेगी, गपशप होगी, उनसे बातें होंगी, देखते हैं क्या गपशप होती है, क्या बातें होती है। इस ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।